स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम हर हफ्ते स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और नए आइडियाज की बात करते हैं। हाल ही में जोमेटो के आईपीओ के बाद हमने देखा काफी एक्साइटमेंट रहा है भारतीय रिटेल निवेशकों के बीच या फिर भारतीय एचएनआईज के बीच कि भारत की कई सारी कंपनियां अब भारत में ही लिस्ट होने की तैयारी में हैं। पॉलिसी बाजार उनमें से एक है, नायका है, मोबीक्विक है, पेटीएम है। कई सारी कंपनियों ने तैयारी शुरू कर दी है, डीआरएच भी फाइल कर दिया और जल्द एक के बाद एक इन कंपनियों की लिस्टिंग होती दिखाई देगी। लेकिन इस सब एक्शन के बीच स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक तबका ऐसा भी है जो सरकार को फिर याद दिला रहा है कि भाई फॉरेन लिस्टिंग्स का क्या हुआ। याद रखिएगा, पिछले साल सितंबर 2020 में ही सरकार ने कुछ बदलाव किए कंपनीज एक्ट में ताकि रास्ता साफ हो फॉरेन लिस्टिंग। और फॉरेन लिस्टिंग दरअसल भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है। अब अचानक इस मुद्दे पर फिर रोशनी आ रही है और इस समय जब भारतीय मार्केट्स इतने वाइब्रेंट हो गए हैं और स्टार्टअप्स यहां पर लिस्ट हो रहे हैं, तो इस समय फिर इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है और क्यों वाकई में जरूरत है फॉरेन लिस्टिंग्स की। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं दो वेंचर कैपिटल फर्म्स के बड़े चेहरे। मैं बात कर रही हूं आज ब्लूम वेंचर्स के पार्टनर आशीष फाफड़िया से और साथ ही साथ आईवी कैप के विक्रम गुप्ता। ये दरअसल आईवी कैप के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर हैं। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। और फॉरेन लिस्टिंग का मुद्दा, मुझे याद है पिछले 10-15 सालों से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो जहां पर नैस्डैक पर ये कंपनियां लिस्ट हो या फिर सिंगापुर में लिस्ट हो। इसके लिए सरकार ने एक मूव उठाया था, फाइनली लगा 2020 में जब वो सर्कुलर आया और वित्त मंत्री ने भी बजट में इसका कुछ उल्लेख किया कि चलिए फॉरेन लिस्टिंग का रास्ता खुल रहा है, और उसके बाद शांति हो गई। आशीष, मुझे आपसे ये समझना है सबसे पहले कि मामला अटक कहां गया। ऑफ कोर्स एक यूफोरिक मोमेंट आया, जोमेटो लिस्ट हुआ, बाकी सब कंपनियां भारत में लिस्टिंग की तैयारी कर रही हैं, लेकिन फिर फॉरेन लिस्टिंग का ये टॉपिक उठा है। मामला अटका कहां है, पहले ये समझाइए। नहीं तो सरकार ने अपनी तरफ से तो पहल की थी, जो उन्होंने चेंजेस किए थे कंपनीज एक्ट वगैरह के फ्रेमवर्क्स में, जहां उन्होंने बताया था कि हाँ वो कर सकते हैं। बाकी और जो चेंजेस होने चाहिए वो अभी भी बाकी है। सो whatever measures we are taking at the policy level, हमें उनको पूरा करना पड़ेगा, तभी जाके वो लिस्टिंग बाहर हो पाएगा। अदरवाइज तो वो मैटर थियोरेटिकली रह जाएगा, वेयर आपकी हमारी एक अथॉरिटी बोल रही है कि हाँ वी विल मेक दिस हैपन, और दूसरी अथॉरिटीज जो अपना चेंजेस करना चाहिए दे आर नॉट एबल टू टेक इट फॉरवर्ड। तो वी डेफिनेटली वांट एंड वी फील वेरी स्ट्रांगली दैट अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम, जहां पे अपॉर्चुनिटीज है स्टार्टअप को ये डिसाइड करने की कि उनको कहां लिस्ट करना है, वो अपॉर्चुनिटी अगर बैलेंस वे में तय करनी है तो हर सरकारी एजेंसी को एक साथ काम करके उसको अंजाम तक लेके जाना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट में बदलाव हुआ, अब क्या कुछ और चेंजेस की जरूरत है, उसका उल्लेख अगर आप कर सके आशीष। जहां तक ओवरऑल पॉलिसी लेवल पे मेजर्स चाहिए, वी नीड टू मेक श्योर दैट यहाँ पे जो डोमेस्टिक कंपनीज हमारे बेस में, हमारे देश में है, वो बाहर चल के बाहर के एक्सचेंजेस में फाइल कर सके पेपर्स और डायरेक्ट लिस्टिंग मेजर्स ले सके। आज फंडामेंटल्स वो अभी वी आर एट अ पॉइंट वेयर द एंटायर साइकिल हैज टू बी कंप्लीटेड। इट इज नॉट जस्ट अबाउट एक कंपनीज लॉ, कंपनीज एक्ट के बारे में, वो बाकी के भी जो मेजर्स है वी नीड टू कंप्लीट दैट। ओके, मैं विक्रम आपसे समझना चाहूंगी, ये जो चिट्ठी लिखी गई है पीएमओ को, जिसमें लगभग 22 लोगों ने हस्ताक्षर किया है, कुछ वीसीज है, कुछ अच्छी खासी यूनिकॉर्न के फाउंडर्स हैं। ऑफ कोर्स सरकार ने इंटेंट दिखाया था वो कंपनीज एक्ट में बदलाव करके, लेकिन कहीं पर खामी रह गई है, उसको पूरा करने का आग्रह किया जा रहा है। ये फॉरेन लिस्टिंग का मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इन कंपनियों के लिए? देखिए, आई थिंक अभी क्या हुआ है, रिसेंटली आपने देखा है कि काफ़ी सारे स्टार्टअप्स, इनकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है, वो अभी लिस्टिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट पाइपलाइन लिस्टिंग की काफ़ी अच्छी है इंडियन लिस्टिंग में, लेकिन उसमें इसका जो टाइमिंग है लेटर का, आई थिंक ये इसलिए भी इस समय किया गया है ताकि ऐसा ना हो कि क्योंकि इस जो यूफोरिया चल रहा है उसमें ये जो पूरा मुद्दा है जो आपने जैसे बोला कि काफ़ी टाइम से चल रहा है, वो कहीं डाइल्यूट ना हो जाए इस यूफोरिया में, कहीं
मिस आउट ना हो जाए. आई थिंक जैसे आशीष ने बोला कि एक पैरिटी चाहिए. इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं वो ग्लोबल स्केल पे अगर उनको कॉम्पीट करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ इंडिया में ना उनकी लिस्टिंग हो, उनकी लिस्टिंग बाहर देशों में भी हो. और इस पे अच्छा स्टेप उठाया गया था, डायरेक्शन ली गई थी, लेकिन उसमें पूरी तरह से एक्शन नहीं हो पाया. आई थिंक जैसे आशीष ने बोला, इट रिक्वायर्स मल्टीपल मेजर्स इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल टैक्सेशन पैरिटी. अभी टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें काफ़ी इश्यूज हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी उनको एड्रेस करना पड़ेगा. लेकिन आई थिंक एज ए प्रोसेस ऑल्सो देयर आर लॉट्स ऑफ मेजर्स वो जो उनको लेने पड़ेंगे. आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. आई थिंक इंडिया के अगर आप स्टार्टअप्स देखेंगे, अभी इसी साल हमने 20 नए यूनिकॉर्न्स ऐड किए हैं, which is 20% more than unicorns created until end of last year. तो जो स्पीड है हमारी वैल्यू क्रिएशन की वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. अगर इस स्पीड से हमको कंटिन्यू रहना है, हमको मोमेंटम कंटिन्यू करना है और ग्लोबल लेवल पे हमको कम्पीट करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्टार्टअप्स को ये मौका दिया जाए, उनको ग्लोबल स्केल पे अलाउ किया जाए. सिर्फ इंडिया में लिस्टिंग के अलावा उनको बाहर देशों में लिस्टिंग का मौका दिया जाए. आई थिंक इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका लेटर का टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है. आशीष, अगर आप हमें समझा सके कि ये कंपनी जब भारत में लिस्ट होती है, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर पैसा नहीं लगा रहे हैं. जो अभी अभी विक्रम ने कहा कि इस साल 2021 में 20 नए यूनिकॉर्न, मेरे ख्याल में 21 नए यूनिकॉर्न्स इस हफ्ते हो गए हैं, तो टोटल अब हम 56 यूनिकॉर्न्स भारत में खड़े होते देख रहे हैं और सभी के बिजनेसेस में अच्छी ग्रोथ है. उनमें से एक की भारत में लिस्टिंग हुई, कई और अब भारत में ही लिस्ट करेंगे. लेकिन इंडिया वर्सेस इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्टर्स की अप्रोच में कितना बदलाव रहता है, क्या आप ये कहेंगे? और ज्यादातर लोगों ने इनफैक्ट उस चिट्ठी में यही उल्लेख किया कि इन बिजनेस मॉडल्स को ज्यादा बेहतर शायद विदेशी निवेशक समझ पाते हैं. क्या ये सही मायने में स्टेटमेंट पढ़ी जा सकती है? क्या ये सही है? हर्षदा, इसमें दो पार्ट. एक तो आप जब लिस्टिंग करने की बाहर परमिशन देते हैं तो स्टार्टअप्स को कंप्लायंस क्या करना पड़ता है. आप स्टार्टअप्स अगर बाहर जाके भी उन एक्सचेंजेस का कंप्लायंस करना पड़ेगा और यहाँ पे दे हैव टू आल्सो डील विद सेबी कंप्लायंसेस. So there is definitely a scope for more clarity around these issues. Secondly, आज अगर कुछ बिजनेस मॉडल्स हैं, वाकई में न्यू इमर्जिंग मार्केट्स के मॉडल्स हैं, जहां पे बिजनेस मॉडल समझ तो हम बेशक सकते हैं. अगर हम कंपनीज बना रहे हैं तो डेफिनेटली हम बिजनेस मॉडल्स को समझने की क्षमता भी रखता है हमारा इकोसिस्टम. बट उनको जो वैल्यूएशन मिलना चाहिए, उनको जो प्रीमियम मिलना चाहिए एट पार विद कंपनीज व्हिच आर देयर आउटसाइड, वो प्रीमियम हम यहाँ नहीं दे पाएंगे. देयर इज अ सर्टेन एपिटाइट एक स्टॉक सेट ऑफ स्टॉक्स के लिए जो यहाँ पे डेफिनेटली अब खुल गई है. आज से साल भर पहले आप ये इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इंडियन मार्केट्स में स्टार्टअप्स विल लिस्ट एट द पेस एट व्हिच वी आर सीइंग दैट मोमेंटम. होना चाहिए था, काफी टाइम से होना चाहिए था. इट इज अ बिग मोमेंट इन इंडिया एंड इट्स ऑल अ बिग थम्स अप. काफी ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं जिनका वैल्यूएशन बाहर ज्यादा है और वहां पे वो ज्यादा वैल्यू दे पाएंगे, ज्यादा ट्रेड हो पाएगा, ज्यादा लिक्विडिटी मिल पाता है उन शेयर्स में, in spite of their business models and the complications around it and the nuances around their business model. I didn't mean complications. तो यहाँ पे वो फैक्टर तो है. उसके अलावा एक और फैक्टर ये भी है कि आप आज एक मोमेंटम जो देख रहे हैं वो DFIs are participating in a big way as well. हमारे मार्केट का डेप्थ ऑल्सो इज सच दैट अगर बाहर भी अपॉर्चुनिटी रहता है तो एक बैलेंस सा आ जाता है. आज अगर हम देखें तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट आया है वो FDI के थ्रू आया है एंड दैट नंबर इज मोर देन 75-80%. तो अब जाके उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाके वहां के मार्केट्स में भी उसको लिस्ट कराना, इट ओनली गिव्स आवर ओन कंपनीज अ बेटर शॉट इन द आर्म. और ये करते हुए अगर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन कई कंपनीज में ऐसा भी है कि लोकल इन्वेस्टर्स भी हैं, तो अगर हम बाहर जाके उनको बेटर वैल्यूज पाते हैं, उनका बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है, एक अलग केडेंस सेटअप होता है, तो हमारा वेल्थ भी ओवरऑल लेवल पे बढ़ता है. सो इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ गार्ड रेल्स टू ऑपरेट व्हेन देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू डिसाइड कि हमें कहाँ जाना है.
इस चर्चा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। इस हफ्ते चर्चा में है वो लंबी चिट्ठी जो कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट ने लिखी है पीएमओ को, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम वो चिट्ठी लिखी गई, जहां पर अपील एक बार फिर आई है इकोसिस्टम से कि भारतीय कंपनियों को, भारतीय स्टार्टअप्स को जल्द से जल्द विदेश में लिस्ट करने की भी इजाजत दी जाए। इस चर्चा में मेरा साथ दे रहे हैं ब्लूम वेंचर्स के आशीष फाफड़िया और आईवी कैप के विक्रम गुप्ता। आप दोनों विकल्प दीजिए, आपको चाहते हैं कि भारत में लिस्टिंग हो तो भारत में लिस्ट करें, या तो आप यूएस या सिंगापुर के बारे में सोचें। इनफैक्ट ड्रूम जिसने कहा कि इस साल या फिर अगले साल तक FY22 तक 2022 तक, आई बेग योर पार्डन, वो लिस्टिंग की तैयारी कर रही है, वो दोनों ट्रैक पे काम कर रही है। उन्होंने नैस्डैक में भी बातें करना शुरू कर दी हैं और भारत में भी आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं। ये डुअल ट्रैक के फायदे ऑफ कोर्स होंगे, लेकिन इवेंचुअली वो कंपनी ही डिसाइड करेगी विक्रम, मेरे ख्याल में, कि मार्केट कितना राइप है उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए और इवेंचुअली वो भारत में आए या फिर विदेश में लिस्ट हो। मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी, इस समय हम क्या देख रहे हैं कि नैस्डैक लिस्टेड कंपनियां, हांगकांग लिस्टेड कंपनियां, स्पेशली जो चाइनीज कंपनी हैं, उनकी धुलाई हो रही है, वहां से लोग तेजी से पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट खुद अपनी टेक कंपनियों पर बड़ा एक्शन, स्ट्रिंजेंट एक्शन ले रही है। क्या फिर उस लिहाज से इंडियन कंपनियों के लिए और भी बढ़िया मौका मिल रहा है कि इस समय अगर सरकार की तरफ से क्लियरेंस मिल जाता है, वो सारा पैसा जो टेक्नोलॉजी कंपनियों में आना चाहता है और चाइनीज कंपनी में गया था, अब वहां पर उतना लुक्रेटिव नहीं लग रहा है, तो वो भारतीय कंपनियों में लगेगा? क्या वो एक मौका है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इस समय जो अमेरिका में हो रहा है, आप देखेंगे अगर स्पैक्स का यूफोरिया जो चल रहा है वहाँ पे, पिछले साल सिर्फ पिछले साल अगर आप देखेंगे तो $110 बिलियन स्पैक्स के थ्रू रेज हुआ सिर्फ पिछले साल, और वो यूफोरिया अभी तक चल रहा है। और वो जो पूरा कैपिटल रेज हो रहा है वो कहाँ जाएगा? वो इन्वेस्ट करेंगे इमर्जिंग इकोनॉमीज में, और चाइना का बैकलैश अमेरिका में भी है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत इन्वेस्टर्स को दिखाई दे रही है, और इसलिए टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता कि हम इसको बहुत ढंग से इसको प्रमोट करें और अच्छे से इसको एड्रेस करें। आई थिंक दैट्स द रीज़न ये जो लेटर लिखी गई है, आई थिंक इसका जो टाइमिंग है वो इम्पोर्टेंट है और इसको एड्रेस अभी करना चाहिए। मुझे ये बताइए विक्रम, एक कंसर्न यही था और सरकार ने भी इस पर काफी आप सभी लोगों से चर्चा की थी कि कई सारी कंपनियां ये विदेश में लिस्टिंग करने के लिए बाहर रजिस्टर हो रही है, और उसी को रोकने के लिए फिर ये चर्चा हुई कि भारत में ही लिस्टिंग की तैयारी क्यों ना हो, क्यों ना नियम बदले जाए, लॉस मेकिंग कंपनियों को भी इजाजत दी जाए भारत में लिस्ट होने के लिए। वो इनफैक्ट उसका हमें फल आगे मिल चुका है जोमैटो एंड दी अदर्स के साथ। लेकिन ये अभी भी क्या उतना ही बड़ा कंसर्न है जितना शायद 3-4 साल पहले था कि कैपिटल शिफ्ट हो जाएगा, वैल्यू क्रिएट होगी तो विदेशों में होगी, हमें कुछ नहीं मिलेगा? नो, देखिए, जहाँ तक उसका कंसर्न है, इनिशियल कंसर्न ये था कि हमारा जो आईपी है वो इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, वो इंडिया में ही रहना चाहिए। अगर इंडियन कंपनीज बाहर जाकर पैसा रेस करती हैं और उनकी ग्रोथ होती है तो ओवरऑल इंडिया को फ़ायदा होगा। इसका रीज़न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाहर के देश में जाके आपको लिस्ट करना की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो आज की डेट में ग्लोबल कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं, और अगर आप बाहर जाके लिस्ट करते हैं तो आपका ब्रांड बनता है, लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, और उसकी वजह से आपका बिजनेस और बढ़ता है। जब आपका बिजनेस बढ़ता है और अगर आप एक भारतीय कंपनी हैं तो उसका फ़ायदा पूरी इकोनॉमी को होगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टअप्स को ये पैरिटी दी जाए, ये मौका दिया जाए, रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए। ऑफ कोर्स इंडियन इन्वेस्टर्स भी अभी उनको समझ में आ रहा है कि अभी देखेंगे इस आईपीओ से पहले इन्वेस्टर्स को नहीं समझ में आता था कि ये बिना प्रॉफिट के कंपनीज को वैल्यूएशन कैसे मिल जाता है। इनफैक्ट अभी भी आप बात करेंगे इन्वेस्टर्स से, अभी भी उनको कंफ्यूज्ड रहते हैं काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स कि ये मेरा तो प्रॉफिट इतना है और जोमेटो का तो अभी भी इतना सारा लॉस है, तो इनका वैल्यूएशन इतना कैसे हो गया। तो ये एक लर्निंग कर्व है जिसमें इंडियन इन्वेस्टर्स को और अभी टाइम लगेगा मैच्योरिटी लेवल आने में,
ये जितने आईपीओज हो रहे हैं उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन इन द मीन टाइम ये जो ग्लोबल अभी इस समय चल रहा है यूफोरिया अबाउट इन्वेस्टिंग, अबाउट फंड रेजिंग, और जो अमेरिका में हो रहा है उसका जो फ़ायदा भारत को हो सकता है, वो फ़ायदा हमको उठाना चाहिए और कंपनीज को अलाउ करना चाहिए कि उनके पास ऑप्शन है कि वो इंडिया में लिस्ट करें या बाहर जाके लिस्ट करें। उनके बिजनेस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डिफरेंट बिजनेसेस जो हैं उनका डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स रहते हैं। जो बिजनेसेस इंडिया में फोकस कर रहे हैं, जो जी हाँ। इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो नॉट नेसेसरली इंडिया से बाहर जाके कस्टमर्स ढूंढ रहे हैं, उनको इंडिया में लिस्टिंग करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जो कंपनीज ग्लोबल कस्टमर्स को सर्व कर रही हैं, उनको हो सकता है बाहर जाके लोग ज़्यादा वैल्यू करें। तो जैसे आशीष ने बोला, वैल्यूएशन में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, तो इसलिए ये मौका मिलना चाहिए कंपनीज को। आशीष, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी। देखिए, जब इन्फोसिस एंड ऑल, जब ये छोटी कंपनियां थी और फाइनली भारत में लिस्ट हुई, इवेंचुअली उन्होंने अपने एडीआर जीडीआर के जरिए विदेशी बाजारों में पैसे रेज किए। वो एडीआर और जीडीआर का रूट क्या उतना अट्रैक्टिव अब नहीं है, इसीलिए कंपनियां प्रेफर कर रही है कि सीधे विदेश में लिस्ट होना। एंड ये जो इन्वेस्टर्स आते हैं, अब आप सब लोग के पास कई सारे विदेशी एलपीज हैं, तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ लिस्टिंग से ही और लाइमलाइट आएगी। लाइमलाइट वैसे भी भारतीय इकोसिस्टम पर है। तो वो फंड फ्लो के लिहाज से आपको कैसे लग रहा है, क्या डिफरेंस होगा अगर एक कंपनी यहीं पर लिस्ट होती है और इवेंचुअली एक एडीआर ऑब्लिक जीडीआर लाती है वर्सेस डायरेक्टली लिस्टिंग अब्रॉड? सो हर्षदा, आपने जो फंड फ्लो की बात बताई, मैं एग्जैक्टली वही बात पहले बताता हूँ, एंड देन आई विल कम टू द अदर पॉइंट आल्सो। अगर आप देखें तो हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो पिछले 15 साल से इकोसिस्टम बन रहा है, एंड अब जाके वी हैव रीच्ड दिस पॉइंट वेयर कंपनीज आर स्टार्टिंग टू लिस्ट इन इंडिया। हम ये बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ कंपनीज विच हैव बीन इन द मार्केट which want to eventually go and give exit to the investors are more than 24 companies today. क्या हम उन 24, 25, 30 कंपनीज को मार्केट में अब्सॉर्ब कर सकते हैं? शायद कर सकते हैं। हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स are responsible for the current momentum and they have understood the markets and there is a fair bit of interest. But at the same time, after that, 2 साल और लगेंगे for us to prove that these companies can hold on to their prices. And these companies also have to do justice to start showing to investors that they can be cash flow generating businesses at a net level, profitability and all that. तो ये चलते हुए अगर आप रोक रखेंगे और बोलेंगे जब हमारा लिक्विडिटी होगा तब हम उसके मूव करेंगे, आज मोमेंटम है तो और शायद आधा दर्जन कंपनीज निकल जाएंगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट एट द सेम टाइम ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस तो उसका सोल्यूशन सिस्टमैटिकली तो नहीं आएगा। आप उनको बाहर लिस्ट कराने का एक और मकसद ये भी है, वैल्यूएशंस पाना अलग बात है, बट एट द सेम टाइम अब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी इन द सिस्टम, क्या हम ये पूरा अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं उसके आगे चल के वैल्यूएशंस, प्राइस गिर जाते हैं तो नुकसान हमारे इन्वेस्टर्स को भी होगा। सो लेट अ सोफिस्टिकेटेड सेट ऑफ पीपल हु अंडरस्टैंड इट बेटर, लेट द फाउंडर्स मेक दैट जजमेंट कॉल ऑन व्हाट दे फील इज द राइट थिंग फॉर देयर कंपनीज, एंड इट अलाउज यू टू कंप्लीट द साइकिल आल्सो। अगर वो कंपनीज एग्जिट कर पाती हैं, उनके इन्वेस्टर्स बाहर देख पाते हैं, तो इवेंचुअली वो पैसा बाहर घूम के इंडिया में आएगा, इंडियन स्टार्टअप से वापस आ जाएगा। सो ओवरऑल साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये एक जरूरी सुझाव है, एंड देन वी कैन सी व्हाट हैपेंस एंड लेट द फाउंडर्स मेक द डिसीजन। सो आई डू फील दैट फंड फ्लो के एंगल से देखा जाए तो भी इसमें बहुत साउंड लॉजिक है टू कीप इट। और जहां तक बात बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की है, एडीआर, जीडीआर, the point is about being able to go there and tap those markets for the company, for people to offload the stock there, not just have a listing mechanism to track the stock. It's about raising the funds at the end of it, और वो पैसा फिर किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। विक्रम, फाइनली ऑन अ पार्टिंग नोट, क्योंकि सरकार की तरफ से इंटेंट दिखा है, ऐसा नहीं है कि सरकार ये पहले नहीं करना चाहती थी, डिले हुआ हो लेकिन इंटेंट दिखा था, इसीलिए शायद वो चेंजेस आए। आर यू होपफुल कि परहैप्स बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर ये लिस्टिंग की अनुमति मिलेगी? देखिए, आई थिंक ये जो इम्पोर्टेंस इस इशू को है अभी इस समय, और स्टार्टअप के फाउंडर्स और वीसीज ने मिलके जो लेटर लिखा है,
आई एम पर्सनली वेरी होपफुल कि कुछ ना कुछ आउटकम होना चाहिए. दिस हैज बीन डन एट अ वेरी हाई लेवल, एट द हाईएस्ट लेवल इन द कंट्री. आई थिंक टाइमिंग कहना मुश्किल होगा कि साल के अंत तक हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक चीज़ पक्का है कि जिस तरह से सरकार का एटीट्यूड रहा है अभी तक, काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड है. They want to make changes, they want to listen to the system, they want to make positive changes. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे भी जो हम इंटरेक्शंस होते रहते हैं सरकार से, उसमें काफ़ी पॉजिटिव लिसनिंग एटीट्यूड है. उसके कारण काफ़ी होपफुल मैं पर्सनली भी हूँ. आई थिंक entire venture capital ecosystem is quite hopeful that whenever we are putting up any requests with the government, they are taken very seriously. So let's hope that Right. it's achieved as soon as possible. I hope so too. आशीष, आपको लग रहा है कि इस साल के अंत तक होपफुली हो पाएगा? क्योंकि जब हम 10 साल पहले या 15 साल पहले इन मुद्दों की बात करते थे तो लगता था बहुत लंबा सफर तय करना है, दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन दिल्ली आजकल इतनी दूर है नहीं है, क्योंकि रवैया अलग है. रवैया ये है कि हम कैसे सुविधा दे एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को. एक एक्नॉलेजमेंट है कि ये इकोसिस्टम आगे चल के फंडामेंटल कॉर्नरस्टोन ऑफ द 5 ट्रिलियन विजन बन पाएगा. एंड वो मद्देनजर रखते हुए मुझे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि आइदर द गवर्नमेंट विल कम आउट विद अ टाइम फ्रेम कि हाँ इस तरीके से हम करेंगे, इस टाइम फ्रेम में हम अलाउ करेंगे, or they'll come out with a solution which is win-win for the industry, because they have acknowledged in general, whether it's the political machinery or the bureaucracy, they have been in that zone where they want to make a difference and be catalyst to the 5 trillion vision. बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम और आशीष हमारे लिए समय निकालने के लिए और इस अहम मुद्दे पर चर्चा में जुड़ने के लिए. वैसे हमारा इरादा तो था एक फाउंडर को भी इस मंच पर लाने का, लेकिन किसी वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए. Either ways, फॉरेन लिस्टिंग्स की जरूरत है, इसे इकोसिस्टम और मजबूत ही बनेगा. चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही. आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी. नमस्कार, टेक केयर.